हेलो बच्चों, आज हम राउल के नियम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों बीएससी पार्ट 3 की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 सॉल्यूशन के अंतर्गत हम राउल के नियम को देखेंगे। राउल्स लॉ के बारे में देखेंगे। क्या है राउल का नियम? राउल का नियम विलयनों की आदर्शता और अनादर्शता के बारे में बताता है कि विलयन कब आदर्श होगा और कब अनादर्श होगा। ठीक है ना। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बताने के लिए राउल ने एक नियम परिभाषित किया, जिसको आज हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है राउल का नियम, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से समझ कर पढ़िएगा, सीखिएगा और याद करिएगा बच्चों। ठीक है ना। तो राउल के नियम को पढ़ने से पहले हम इस बात को पढ़ेंगे कि राउल ने अपने नियम को किस पदों में व्यक्त किया। तो राउल ने किसी विलयन की आदर्शता और अनादर्शता को व्यक्त करने के लिए उसने वाष्प दाब और मॉल भिन्न पदों का उपयोग किया अपनी परिभाषा में। ठीक है ना। और फिर उसने समझाया कि कौन सा विलयन आदर्श होगा और कौन सा विलयन अनादर्श होगा। तो राउल के नियम को पढ़ने से पहले, इसकी परिभाषा को समझने से पहले हम इसमें आने वाले पदों को समझेंगे और फिर राउल के नियम को हम समझेंगे बच्चों। समझ मेरी बात? तो देखो, राउल की परिभाषा में दो पद आते हैं। एक तो आता है वाष्प दाब और एक आती है मॉल भिन्न। तो पहले हम वाष्प दाब और मॉल भिन्न का मतलब समझेंगे। इन राउल्स लॉ देर आर टू इम्पोर्टेंट टर्म। वन इज़ वेपर प्रेशर एंड अदर इज़ मॉल फ्रैक्शन। तो हम पहले वेपर प्रेशर और मॉल फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद राउल के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है। देखिएगा, जो द्रव होते हैं उनके जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, सतह के मॉलिक्यूल होते हैं, उनके वाष्पित होने की प्रवृत्ति रहती है। ठीक है ना। वह सतह को छोड़कर और ऊपर वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है ना। वेपोराइज होने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनके सरफेस के मॉलिक्यूल वेपोराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इस चित्र के द्वारा। सपोज़ करो कि यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड है, एक द्रव है, और द्रव में उसके सतह के मॉलिक्यूल को मैंने इस तरीके से डिफ़ाइन किया। मॉलिक्यूल यहाँ भी होंगे, अंदर भी होंगे, पर मैं यहाँ सतह के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। सपोज़ करो कि ये ए द्रव है, जिसके सतह पर उपस्थित मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ इस तरीके से प्रदर्शित किया है, अंदर के मॉलिक्यूल को प्रदर्शित नहीं किया। जो अंदर का मॉलिक्यूल होगा ए, वो तो सभी ओर से समान रूप से आकर्षित होगा, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, उनके अंदर तो मॉलिक्यूल है पर ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है। तो होता क्या है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, उनकी मूवमेंट तेज़ होती है, उनकी गतिज ऊर्जा तेज़ होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी तेज़ होती है, जिससे कि क्या होता है कि वे ऊपर उठने की टेंडेंसी रखते हैं, वेपोराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, और ऊपर उठकर वो वेपर में परिवर्तित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम जग में, ये ग्लास में पानी भरकर रखते हैं और उसको ढक देते हैं, और यदि वो पानी रात भर रखा रह जाए तो सुबह हम उसका ढक्कन अगर हटाकर देखें तो नीचे छोटी छोटी बूंदें जमी हुई मिलती हैं। क्यों जमी मिलती हैं? क्योंकि जो वाटर वेपोराइज होता है वो ऊपर कंडेंस होकर, संघनित होकर उसकी सतह पर जम जाता है, जो कि वेपोराइजेशन या वाष्पन की प्रक्रिया को सिद्ध करता है बच्चों। यदि मैं इस पात्र को बंद कर दूं, खुला हुआ नहीं रखूं, बंद कर दूं, कवर कर दूं इसको, कोई मैं यहाँ पर वाच गिलास रख दूं या कोई किसी भी सरफेस से मैंने उसको बंद कर दिया, तो होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल होंगे, ये वेपोराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि ऊपर उठने की टेंडेंसी रखते हैं इसे। तो ऊपर उठेंगे, वेपोराइज होंगे, वाष्प में परिवर्तित होंगे और वापस टकराकर नीचे आएंगे। ठीक है ना। टकराएंगे और कंडेंस होकर वापस से नीचे आएंगे और फिर वेपर बनेंगे, और इस तरीके से ऊपर जाना और नीचे आना चलता रहेगा। जब ऊपर जाने और नीचे आने की गति बराबर हो जाएगी, रेट है ना, दोनों की रेट एक जैसी हो जाएगी। ऊपर गए, कंडेंस हुए, फिर नीचे आए, और इस तरीके से ऊपर और नीचे आने जाने की जब रेट बराबर हो जाएगी तो हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है ना। उसको हम साम्य अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में इस सरफेस पर ये जो वेपर जितना प्रेशर डालेगी द्रव की सरफेस पर, लिक्विड की सरफेस पर, लिक्विड की सतह पर जितना प्रेशर डालेगी, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं बच्चों। अब देखो, जो दाब होता है P होता है F/A, यानी कि जो दाब है वो पर यूनिट एरिया हम निकालते हैं, है ना। एक इकाई एरिया में, यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वो प्रेशर होता है। तो ये सरफेस कितनी बड़ी है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सरफेस लिक्विड की छोटी हो या बड़ी हो, इससे वेपर प्रेशर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है पर यूनिट एरिया फोर्स के बराबर होता है। अतः जो वेपर प्रेशर है सरफेस के लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब साम्य अवस्था में ये वेपर इस द्रव की सतह पर जितना दाब डालती है, उस दाब को हम कहते हैं P0। ठीक है, P0।
P0 का मतलब होता है कि शुद्ध अवस्था में, इस A जो है प्योर A है, इसमें कोई दूसरा लिक्विड नहीं है। A वाष्पशील लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, जो वेपोराइज होने की नेचर रखता है, जिसका प्रेशर क्या होता है P0, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका वाष्पदाब। तो P0 को हम कहेंगे शुद्ध द्रव का वाष्पदाब। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जितनी ज़्यादा वेपर बनेगी उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है ना। तो ये तो हमने ए लिक्विड की बात करी। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें हम थोड़ा सा कोई बी लिक्विड मिला देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारे पास एक और कोई लिक्विड है जो प्योर स्टेट में है, और प्योर स्टेट में यहाँ बी है। ये प्योर स्टेट में बी लिक्विड है, ये भी वॉलेटाइल नेचर का है, वाष्पित होने की प्रवृत्ति रखता है, तो इसका भी कोई वेपर प्रेशर होगा दूसरे लिक्विड का, है ना। तो साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको जैसे मैंने कहा P0A। ठीक है, तो इसको क्या दूंगा मैं P0B। ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ बी लिक्विड इन प्योर स्टेट। ठीक है, अब यदि हम दोनों वोलेटाइल ने, दोनों क्या होते हैं, वाष्पित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, वोलेटाइल नेचर रखते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं ए में बी मिला दूं तो हम क्या बोलेंगे, बी का ए में विलयन, और यदि मैं बी में ए मिला दूं तो हम क्या बोलेंगे, ए का बी में विलयन। ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ बी इन ए और सॉल्यूशन ऑफ ए इन बी हम बना सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर बी का थोड़ी सी मात्रा, जैसे 5 ml 10 ml इसमें मिला दी। ठीक है ना, तो हमने सॉल्यूशन बना दिया। बात समझ में आ रही है ना। अब सॉल्यूशन बना दिया, बी को मैंने इसमें मिला दिया, तो होगा क्या कि जैसे सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल की संख्या कम हो जाएगी और कुछ किसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे, बी के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। बात आ रही है समझ में, यहाँ पर बी के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक, तो मैंने कहा ये बी के मॉलिक्यूल आ गए, तो बी भी वेपोराइज होने की या नेचर है, वॉलेटाइल नेचर है इसकी भी, तो बी भी जब वेपर प्रेशर में अपना योगदान देगा, ये भी वेपर बनाएगा। तो अब क्या होगा, इस वेपर प्रेशर में जो यहाँ वेपर प्रेशर लग रहा है, इसमें दो का योगदान होगा, एक तो ए लिक्विड का और एक बी लिक्विड का। ठीक है ना। अब ये विलयन बन गया ना, 2 कंपोनेंट विलयन बन गया। तो 2 कंपोनेंट विलयन में अगर हम ये देखना चाहें कि ए के कारण कितना वाष्पदाब है या बी के कारण कितना वाष्पदाब है, तो हम इस वाष्पदाब को हम जो है राउल के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने क्या बना दिया, ए बी का एम ए लिक्विड। ठीक है ना। अब जो मिक्सचर बना, ठीक है ना, इस या विलयन बना, इस विलयन में ए के कारण जो वाष्पदाब होगा PA, ठीक है ना, वो किसके समानुपाती होगा, राउल कहता है कि PA वेपर प्रेशर ऑफ A किसके बराबर होगा, जितने ए की संख्या है, यहाँ पर ए की संख्या ज़्यादा होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो वेपर भी ज़्यादा बनेंगे, तो ए के कारण वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो राउल कहता है कि देखिएगा, ए की मात्रा के समानुपाती होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। और बी के कारण, ठीक है ना, जो इस मिक्सचर में बी के कारण, अकेले बी के कारण जो वाष्पदाब होगा बी की संख्या के समानुपाती होगा। बी की संख्या ज़्यादा होगी तो वेपर भी ज़्यादा बनेगी बच्चों। ठीक है ना। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ए की बी से और बी की ए से और बी की आपस में जो आकर्षण प्रतिकर्षण है, जो इंटरेक्शन है, वो सेम है। ठीक है, मतलब ए को जितना आकर्षित करता है उतना बी को करता है और उतना ही ए और बी को करता है, यानी कि इनके बीच में जो अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन है, आकर्षण है, वो इक्वल है, सेम है। ना तो कोई किसी को ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, ना कोई किसी को ज़्यादा प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ऐसी आइडियल स्थिति होती है, और ऐसी आइडियल स्थिति में राउल कहता है कि किसी भी निश्चित ताप पर इस विलयन के ए अवयव का वाष्पदाब, इस विलयन के ए अवयव का वाष्पदाब, द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ए। सिमिलरली ए की मात्रा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से बी अवयव के कारण वाष्पदाब, है ना, इस मिक्सचर में बी अवयव के कारण वाष्पदाब यानी कि आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर जो होगा
वो किसके समानुपाती होगा, बी की मात्रा पर बी की अमाउंट के समानुपाती होगा। अब ए और बी का जो अमाउंट है वो हम मोल फ्रैक्शन के रूप में मापते हैं बच्चों, है ना, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कि ए का कितना अमाउंट है उसको हम मोल फ्रैक्शन के रूप में देते हैं। दी अमाउंट ऑफ ए को हम मोल फ्रैक्शन एक्स ए या जाई ए के रूप में हम मेज़र करते हैं, ठीक है ना। और दिस विल बी इक्वल टू क्या लेते हैं हम कि ए के कितने मोल है। सब समझने के लिए सपोज़ करो कि ये 1 मोल, हमने एक गोले को 1 मोल माना, 1 2 3 4, ठीक है ना। वैसे तो अंदर भी हैं मोल, पर समझने के लिए हम ये मान रहे हैं कि सरफेस में जो ए के मोलों की संख्या है वो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ कुल जो मोल हैं वो 5 ए के, ठीक है ना। और प्लस ए और बी के कितने मोल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5/7, 5/7। तो मोल बिन कैसे निकालते हैं, समझने का तरीका है वो आगे अपन समझेंगे, पर एक आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। इस पूरे सॉल्यूशन में ए के मोल कितने बटा इस पूरे सॉल्यूशन में ए और बी के कितने मोल, ऐसे निकालते हैं। पर मैं थोड़ा आसानी से आपके समझ में आ जाए तो मैं यहाँ पर जैसे सरफेस में अपन जो है ए के मोल निकाल लिए अपन ने, ठीक है ना, और फिर टोटल मोल निकाल लिए, है ना, वैसे अपन कुल मोल निकालेंगे, पर यहाँ आपके समझ में आ जाए, ठीक। तो देखिएगा 5/7 ए के मोल हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसको हम और बी के कितनी मात्रा हो गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और इसको हम के मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगी, बी के कुल मोल कितने 2/7, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन कहते हैं, और कुल जो मोल होते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी, है ना, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है ना, तो इसमें कुल मोलों की संख्या 2 मोल फ्रैक्शन होंगे एक्स ए और एक्स बी, और इनका जो टोटल होगा वो 5/7 प्लस 2/7, है ना, 7 एलसीएम आ गया, तो 5 + 2 दैट इज 7/7 इक्वल टू 1। तो दोनों की मोल फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा 1 होती है, या 2 से ज़्यादा अगर कंपोनेंट है तो सभी की मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होता है वो 1 होता है। और यदि हमें एक की मोल फ्रैक्शन पता हो तो दूसरे की मोल फ्रैक्शन हम 1 में से माइनस करके हम दूसरे की मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। तो ये तो मीनिंग ऑफ मोल फ्रैक्शन हुआ ना, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ए का जो वाष्प दाब है वो ए की मोल फ्रैक्शन जाई ए के समानुपाती होता है, ठीक है। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट लाया के एक्स ए, ठीक है ना, या जाई ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, के को हम कांस्टेंट बोलते हैं, समानुपाती स्थिरांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पर अपन के की वैल्यू निकालना चाहें तो जब x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, देखो जब प्योर स्टेट में होता है कोई भी लिक्विड, यानी कि उसमें कोई मिश्रण नहीं होता, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, तो उसकी मोल फ्रैक्शन 1 होती है, इसको हम प्योर स्टेट का लिक्विड कहते हैं, ठीक है ना। तो जब अपन x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, यानी कि x जब A प्योर था उसमें B नहीं मिलाया था, तो उसका जो वेपर प्रेशर क्या माना था अपन ने प्योर स्टेट में PA0। तो जैसे ही मैं यहाँ 1 पुट करूँगा यानी कि प्योर लिक्विड हो गया A, तो इसका वेपर प्रेशर PA0 हो जाएगा। तो K बराबर किसके हो गया, K इक्वल टू PA0, ठीक है ना। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, K की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें इसमें PA, ठीक है। तो PA बराबर क्या हो गया, PA इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट कर दी तो PA0 इंटू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सिमिलरली यानी कि जो A मिश्रण में इन दोनों का जो विलयन है उसमें A के कारण वाष्प दाब जो होता है उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इसी को हम राउल का नियम कहते हैं। देखो राउल ये कहता है कि किसी वाष्पशील विलयन में किसी एक वाष्पशील अवयव, अकेले अवयव के कारण जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर और उसकी मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो जो विलयन बना वो आदर्श विलयन होगा। सिमिलरली बी के कारण कितना होगा, बी के कारण हम देखेंगे तो क्या यहाँ PB0 इंटू XB हो जाएगा। बात समझ में आई। तो जैसे हमने ए के लिए निकाला ऐसे बी के कारण, इस अकेले के कारण इस पूरे मिश्रण में इसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो इस इक्वेशन के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यही राउल का नियम है कि इस अवयव के कारण वाष्प दाब इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा और इस अवयव के कारण वाष्प दाब इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं ए और बी, तो फिर बनने वाला जो विलयन है ए और बी के मिक्सचर से वो विलयन क्या कहलाता है, वो विलयन जो है वो आदर्श विलयन कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आदर्श विलयन का, जैसे बेंजीन,
और टॉलुइन, दोनों को आप मिक्स करोगे तो बेंजीन और टॉलुइन के मॉलिक्यूल के बीच में इक्वल इंटरेक्शन होती है, ना तो अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है। तो दोनों जो मिक्स करने पर आदर्श विलयन बनाएंगे और इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब मिश्रण में ज्ञात कर सकते हैं। तो राउल ये कहता है कि किसी निश्चित ताप पर दो वाष्पशील अवयवों के मिश्रण में किसी एक के कारण वाष्प दाब उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसकी मॉल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है, और जो विलयन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, अब ये तो रही आदर्श विलयन और राउल की परिभाषा। ठीक है, आर्य बात समझ में। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ राउल्स लॉ, तो आप ये इक्वेशन को लिख देंगे कि राउल के नियम के अनुसार किसी एक अवयव का वाष्प दाब जो होता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। यदि विलयन जो है अनादर्श है, अनादर्श का मतलब अब ए बी और बी के बीच में जो आकर्षण है वो डिफरेंट टाइप का है। ठीक है ना, डिफरेंट टाइप का कैसे कि सपोज करो कि जो है बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो और ए के बीच में जो अट्रैक्शन है वो किससे ज़्यादा है, ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा है। तो बी के साथ रहना चाहेगा और ए के साथ रहना चाहेगा। बात समझ में आई। तो ए और बी के बीच में ज़्यादा एसोसिएशन नहीं होगा, ज़्यादा आकर्षण नहीं होगा। ए मॉलिक्यूल अलग रहेंगे, बी मॉलिक्यूल अलग रहेंगे। तो जब अलग अलग रहेंगे तो उनके उड़ने की प्रवृत्ति, उनकी एस्केपिंग नेचर या सतह को छोड़ने की प्रवृत्ति या पलायन प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। पलायन प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पलायन प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो किसी एक अवयव के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो इस गुणनफल से बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये गुणनफल तो इसका ये जो प्रोडक्ट होगा पी ए इसके बराबर कब होगा, जब कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी। अब जब इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो जो वेपर, ये थ्योरेटिकल निकाल रहे ना अपन, तो थ्योरेटिकल पी ए नॉट इंटू एक्स है, थ्योरेटिकल वैल्यू निकालेंगे तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी उससे पी ए क्या होगा, इस प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो है पी ए विल बी ग्रेटर देन, बात समझ में आई, पी ए इज़ ग्रेटर देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए। एंड सिमिलरली पी बी भी ज़्यादा एस्केपिंग नेचर का होगा तो ये जो प्रोडक्ट से जो वैल्यू आएगी वो कम होगी और पी बी वास्तव में जो पी ए और पी बी होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं उनको हम अनादर्श विलयन कहते हैं, और ऐसे विलयनों को धनात्मक विचलन दर्शाने वाले राउल के नियम से या फिर ये आदर्शता से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है ना, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल नेचर और फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है ना, तो ऐसे विलयनों के लिए दूसरी जो कंडीशन होती है वो डेल्टा वी पॉजिटिव होता है और डेल्टा एच भी पॉजिटिव होता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यदि हम इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन के मिश्रण को दोनों के मिक्सचर से एक विलयन बनाए तो वो धनात्मक विचलन वाला जो होगा अनादर्श विलयन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन बच्चों। ठीक है, इसके विपरीत अगर ये इंट्रैक्शन तो कहा कि साहब जो बी और ए का जो अट्रैक्शन है वो ए बी के अट्रैक्शन से ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल अलग अलग रहना चाहेंगे। अब हम दूसरी स्थिति देखें, सपोज करो कि ए बी का जो अट्रैक्शन है, ए और बी का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, किसकी तुलना में, बी और ए के अट्रैक्शन की तुलना में ज़्यादा है। तो ए मॉलिक्यूल बी को पकड़ लेगा, बी मॉलिक्यूल ए को पकड़ लेगा और उड़ने नहीं देगा, ऊपर नहीं जाने देगा, वेपर नहीं बनने देगा। तो इनकी पलायन प्रवृत्ति, एस्केपिंग नेचर कम हो जाएगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो पी ए होगा वो क्या आ रहा था, पी ए नॉट इंटू एक्स ए आ रहा था। अब जो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, ठीक है ना, वो अब ये कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। जो ये वेपर प्रेशर है वो इससे, ठीक, ये जो प्रोडक्ट आएगा, न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और वास्तव में जो वेपर प्रेशर आएगा, अगर आप प्रैक्टिकली इसको मेज़र करोगे तो वो वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा, किससे, इससे कम होगा। ठीक है ना, सिमिलरली पी बी इज़ लेस देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। आ रही बात समझ में। ठीक है ना, तो इसका जो प्रोडक्ट निकालोगे और अगर आप इसका वेपर प्रेशर आप मेज़र करोगे प्रैक्टिकली तो ये कम होगा और ये प्रोडक्ट ज़्यादा होगा।
ठीक है ना। तो ऐसे विलयनों को यानी कि वेपर प्रेशर में कमी हो जाएगी, तो ऐसे विलयनों को हम ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन व्हेन पी इज लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है, और पी बी लेस देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है ना। तो ऐसे विलयनों का वेपर प्रेशर ये उड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखेंगे क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इन विलयनों को, और इनके लिए कंडीशन क्या होगी, डेल्टा वी नेगेटिव होगा और डेल्टा एच बी क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है अनादर्श विलयनों की भी व्याख्या कर लेते हैं, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको ये नेगेटिव डेविएशन वाला अगर सॉल्यूशन की बात करें तो HCl का अगर वाटर में अपन सॉल्यूशन बनाए तो वो जो अनादर्श विलयन होगा वो नेगेटिव डेविएशन वाला होगा, ठीक है ना। तो हम जो है इस तरीके से राउल के नियम को समझ सकते हैं और राउल के नियम से विचलन को भी हम समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति में राउल के नियम से विचलन होगा बच्चों, ठीक है। तो इसी को राउल के नियम को ही हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं बच्चों। कैसे ग्राफिकली समझ सकते हैं कि यदि हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ खींचें, इधर तो ले लें हम मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर स्टेट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर स्टेट बी, मतलब ए प्योर स्टेट में, बी प्योर स्टेट में। तो जब ए प्योर स्टेट में तो बी के मोल, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 0 होंगे और यहाँ पर एक्स ए के मोल फ्रैक्शन 0 होंगे क्योंकि ये प्योर स्टेट में, ये प्योर स्टेट में। इधर अपन ने लिया वेपर प्रेशर, इधर लिया अपन ने मोल फ्रैक्शन। सपोज़ करो ए का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो पी ए नॉट है, ठीक है, और बी का जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो पी बी नॉट है, तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको दो इक्वेशन बताई थी, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए या जाई है ये, और पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, है ना इक्वेशन में। तो यदि मैं ए में बी मिलाऊंगा तो ए की मोल फ्रैक्शन कम होगी, ठीक है ना, इसकी प्यूरिटी कम होगी, और बी की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, ठीक है। यहाँ मैंने ए लिया, ठीक है, तो ए की मोल फ्रैक्शन कम होती जाएगी और बी की मोल फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी। यदि मैं बी में ए मिलाऊं तो बी की मोल फ्रैक्शन कम होती जाएगी और ए की बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो जब अपन ए में बी मिलाएंगे तो जो वेपर प्रेशर में जो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है ना, डिक्रीमेंट होगा क्योंकि सरफेस में जो ए मॉलिक्यूल थे उनको हटाकर बी मॉलिक्यूल आते रहेंगे, और बी मॉलिक्यूल आते रहेंगे तो वेपर प्रेशर ए के कारण वेपर प्रेशर कम होता रहेगा। और ये जो लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन के अकॉर्डिंग एक इस तरीके से डिक्रीमेंट होकर एक रेखा आएगी जिसको हम इस तरीके से खींच सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये एक रेखा होगी, डिक्रीमेंट इन द वेपर प्रेशर ऑफ ए व्हेन बी इज एडेड इन ए लिक्विड, है ना। तो ये पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए के अकॉर्डिंग ये रेखा आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से डिक्रीमेंट होगा, लीनियर डिक्रीमेंट, रेखीय कमी होगी। इसी तरीके से बी में ए मिलाएंगे तो अपन इधर चलेंगे, बी के मोल फ्रैक्शन कम होंगे, रेखे बढ़ेंगे, तो उसी तरह ये रेखीय कमी इसमें भी होगी, लीनियर डिक्रीमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है ना, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। इस तरीके से लीनियर डिक्रीमेंट होगा। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो इन इक्वेशंस को हम फॉलो कर रहे हैं। तो जो विलयन इन ग्राफ को फॉलो करेंगे वो आदर्श विलयन होंगे बच्चों, ठीक है। यदि हम दोनों का टोटल लिखें कि दोनों को मिलाने से कितना प्रेशर आएगा, पी टोटल, तो हम इन दोनों को जोड़ दें, पी ए प्लस पी बी, इन दोनों को जोड़ दें तो पी टोटल इक्वल टू क्या हो गया, पी ए की जगह क्या रख दें अपन, पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स ए इंटू पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है ना, टोटल आ जाएगा। तो टोटल अगर अपन देखें यहाँ से तो ये जो लाइन होगी ये पी टोटल को शो करेगी, दैट इज़ पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है ना। ये टोटल वेपर प्रेशर, जो मिश्रण में जो टोटल मिक्सचर बना उसका टोटल वेपर प्रेशर होगा वो इस लाइन के अकॉर्डिंग आएगा बच्चों, ठीक है ना। यदि हम यहाँ कोई बिंदु लें मिश्रण में और सी बिंदु लें और इस बिंदु पर जो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है ना, उसका विलयन का या मिश्रण का, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर सपोज़ करो एक्स बी की जो मोल फ्रैक्शन है सपोज़ करो 0.6 है एक्स बी की, और तो बाकी कितनी बची, 1 में से माइनस कर देंगे 0.6 को, तो 0.4 बची किसकी,
ए की। तो यहाँ पर जो है हम इस बिंदु पर, ठीक है ना, इस बिंदु पर कंपोजिशन कितनी है 0.6 बी की मॉल फ्रैक्शन और 0.4 जो है वो ए की मॉल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर जो मिश्रण बना इस संगठन का, इस कंपोजिशन का, उसका वेपर प्रेशर कितना हो टोटल वो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो हमने क्या करा, बेंजीन और टोलुइन का मिश्रण लिया, ठीक है, बेंजीन और टोलुइन का मिश्रण लिया। सपोज़ करो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो बेंजीन का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो सपोज़ करो 400 mm है, ठीक है, और जो टोलुइन है उसका जो वेपर प्रेशर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में प्योर स्टेट में वो 200 mm है। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि जब दोनों को इस रेशो में मिलाया जाए कि 0.6 जो मॉल फ्रैक्शन वो बेंजीन का है और 0.4 मॉल फ्रैक्शन वो टोलुइन का है, तो बताओ मिक्सचर बनाने से इस कंपोजिशन का जो मिक्सचर बनेगा उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे PT इक्वल टू PA0 का मतलब क्या हो गया, PA0 का मतलब हो गया ये टोलुइन, ठीक है ना, यानी कि 200 इंटू XA, इसको अपन ने A को टोलुइन माना अपन ने, ठीक है ना। तो इनटू इसकी मॉल फ्रैक्शन कितनी है, ए की मॉल फ्रैक्शन, ठीक है, ए की जो मॉल फ्रैक्शन है वो है 0.4, तो अपन यहाँ 0.4 लिख देंगे प्लस फिर पीबी हमने किसको माना, बेंजीन, और तो बेंजीन की मॉल फ्रैक्शन का इसका जो वेपर प्रेशर है वो 400, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 400, ठीक है ना, और इसकी जो मॉल फ्रैक्शन है वो कितनी है, मॉल फ्रैक्शन है 0.6 इंटू 0.6, अरे बात समझ में। तो 0.4 है ना मॉल फ्रैक्शन जो है वो है टोलुइन की और इसका वेपर प्रेशर 200, और 0.6 जो मॉल फ्रैक्शन है बेंजीन की और इसका वेपर प्रेशर 400 mm। तो हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से डेसिमल गया तो 10, यहाँ से डेसिमल गया तो 10, बात समझ में आ रही है ना, और ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा वेपर प्रेशर, ये 80 प्लस, और यहाँ इसको अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 है ना 24, अरे बात समझ में। तो ये और दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ गया 320 mm, अरे बात समझ में। तो इस तरीके से अगर अपन देखें, ठीक है, अगर अपन इस तरीके से दोनों का मिश्रण बनाएं और मिश्रण बनाकर हम जो है वेपर प्रेशर निकालना चाहें, तो चूँकि ये दोनों जो होते हैं वो लगभग समान संरचना के लिक्विड हैं और एक दूसरे को जो ना तो अट्रैक्ट करते ना रिपेल करते, आइडियल इंटरेक्शन देते हैं जिससे कि दोनों के मिश्रण से आइडियल सॉल्यूशन बनता है बच्चों। तो इस आइडियल सॉल्यूशन में जो मिक्सचर बना उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो निकाल सकते हैं अपन इस इक्वेशन से, या फिर हम जो है हम वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं किसी एक अवयव का इस इक्वेशन से बच्चों, ठीक है ना। तो देखिएगा ये जो दोनों ग्राफ है, ये वाला फर्स्ट ग्राफ, ठीक है ना, और ये सेकंड ग्राफ और ये थर्ड ग्राफ, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्राफ तो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, सेकंड ग्राफ इस इक्वेशन को फॉलो करता है, और थर्ड ग्राफ का यदि अपन निकालें कौन सी इक्वेशन को फॉलो करता है तो इसके लिए हम जो है ऐसा लिख सकते हैं कि मैंने लिखा था यहाँ PT इजिकल टू PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। तो हम यहाँ पर जो है XA की वैल्यू 1 माइनस XB पुट कर दें तो PT इजिकल टू PA0 1 माइनस XB प्लस PB0 XB, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी अपन यदि इक्वेशन बनाएं तो PT इक्वल टू PA0 माइनस PA0 XB, PA0 XB प्लस PB0 XB, ठीक है ना। अब यहाँ से या फिर हम इसको ऐसे लिख दें PT इक्वल टू PA0, यहाँ से दोनों से अपन कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें अपन जो है XB कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा PA0 प्लस XB कॉमन आ गया तो क्या बचा PB0 माइनस PA0, ठीक है ना।
तो अगर हम जो है इस इक्वेशन से ग्राफ खींचे बेटा, तो पी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर पी टी इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी माइनस पी ए नॉट। ठीक है, देखो तो हमारे पास जो है ये ग्राफ है, ठीक है ना। अगर हम इन ग्राफों की, यदि हम इन ग्राफों की तुलना इन इक्वेशन से करें तो दिखेगा यहाँ पर जो है ये वाला जो फर्स्ट ग्राफ है वो तो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, और जो सेकंड ग्राफ है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, और जो थर्ड ग्राफ है वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करता है, वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। इस इक्वेशन का ग्राफ थर्ड होगा। इस तरीके से हम ग्राफिकली जो है राउल के नियम को परिभाषित कर सकते हैं, और आदर्श विलयनों के लिए हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं बच्चों। यदि अनादर्श विलयन होंगे तो फिर ये ग्राफ कैसे आएंगे, तो देखिएगा अगर अनादर्श विलयन होंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से आएंगे कि अगर धनात्मक विचलन वाला कोई सॉल्यूशन है, धनात्मक विचलन वाला कोई सॉल्यूशन है, तो फिर ये ग्राफ जो है इस तरीके से आएगा, इस लाइन से थोड़ा ऊपर आएगा, डॉटेड हार्ड लाइन से। यदि ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा। इसी तरीके से इस ग्राफ के लिए यदि धनात्मक विचलन वाला कोई सॉल्यूशन है तो ऐसे आएगा, और ऋणात्मक विचलन वाला कोई सॉल्यूशन है तो इस तरीके से आएगा नीचे डॉट। इसी तरीके से टोटल अगर होगा, टोटल यदि धनात्मक विचलन वाला है, पॉजिटिव डेविएशन वाला, तो ऐसा आएगा, और नेगेटिव डेविएशन वाला है तो ऐसा आएगा। तो हमारे पास ये ग्राफ है, इन ग्राफ के द्वारा जो हार्ड लाइन है वो तो आदर्शता को प्रदर्शित करते हैं, और जो डॉट लाइन है वो अनादर्शता को प्रदर्शित करते हैं। और अनादर्शता भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम राउल के नियम से आदर्श और अनादर्श विलयनों की व्याख्या कर सकते हैं, और हमें यदि न्यूमेरिकल दिया हुआ हो तो हम न्यूमेरिकल की सहायता से टोटल जो है प्रेशर की भी गणना कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप सबके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।